नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरला फाइल्स की। दोस्तों, मार्केट में एक नया वीडियो आया है जो बता रहा है कि केरला फाइल, कन्वर्जन, लव जिहाद ये सब फर्जी है। दोस्तों, इन सब का सच्चाई से कोई मतलब नहीं, ये सब प्रोपोगेंडा है, ये सब हिटलर की तकनीक है। ये सारा ज्ञान हमें दिया जा रहा है। तो एक बार ज़रा इस पूरे वीडियो पे तफ्तीश से जानेंगे कि श्री 1008 धूर राठी जी महाराज जो हमें बता रहे हैं अपनी वीडियो में, उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, तो धूर राठी जी जो अपना वीडियो शुरू करते हैं वो अपने हिटलर के नाजी प्रोपोगेंडा से शुरू करते हैं और हमें बताते हैं कि दो नाजी प्रोपोगेंडा तकनीक थी, जिसमें पहला था बिग लाई और दूसरा था हाफ ट्रुथ। और शुरू में हमें बताया जाता है कि बिग लाई जो है हिटलर की तकनीक वो क्या थी। तो हिटलर की तकनीक बिग लाई हमें बताती थी कि इतना बड़ा झूठ बोलो कि जो है कोई उसे पकड़ ही ना पाए। अब पता नहीं नाजी हिटलर ये इस तकनीक को मानता था इस बारे में तो हमें कुछ खास पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी हिंदी की प्रसिद्ध कहावत है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। अब पिछले 9 साल में यानी 2014 से लेकर आज तक जो आज का भारत है इसे नाजी जर्मनी, भारत के प्रधानमंत्री को हिटलर, और जो हिंदू पॉपुलेशन है इसे नाजी पॉपुलेशन बताने का जो है पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और इसमें इस झूठ को इतनी बार बोला जा रहा है पिछले 9 साल से कि आपको अब ऐसा लगता है कि सच लगने लगे। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद देश को या दुनिया को सच लगने लगे। आप कुछ मिनट जाइए अपने गूगल में जाकर अगर हिटलर मोदी मार के सर्च मारिए और एक बार अपनी गूगल की टाइमलाइन देखिए, आपको सैकड़ों खबरें इस रिलेटेड मिलेंगी। आप यूट्यूब पे जाइए, हिटलर मोदी लिखिए, आपको दुनिया भर के वीडियो और फेक स्टोरीज़ जो हैं जिनके ऊपर फर्जी खबरों का रिव्यू किया गया, दर्जनों खबरें मिल जाएंगी। 3 साल पहले एक वीडियो वायरल किया गया था हिटलर का, जिसमें बताया गया था कि हिटलर जर्मनी में वही बोल रहा है जो हिंदी में मोदी जी ने बोला था कि चाहे मुझे गाली दे दो लेकिन मेरे देश को गाली मत बोलना। बिल्कुल सेम यही बात जो हिटलर ने बोली थी कि चाहे मुझे गाली दो लेकिन जर्मनी को मत देना। और ये बात धड़ल्ले से पूरे ट्विटर पर शेयर की गई थी। हद तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के सीएम तक ने इस बात को बोला था। और बाद में लल्लन टॉप ने इस पर पूरा एक वो बनाया कि ये जो वीडियो पूरा फर्जी है, उन्हें पूरा एक न्यूज़ बनानी पड़ी इस पर। तो पिछले 9 साल से सेम प्रोपोगेंडा चल रहा है कि कैसे भी करके देश को साबित किया जाए कि हिटलर का जर्मनी है। क्योंकि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि मोदी हिटलर है, तब तक आप ये कैसे साबित करेंगे कि जो मुसलमान हैं उनकी हालत ज्यूज़ जैसी है। और जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि मुसलमानों की हालत ज्यूज़ जैसी है, उनमें जो डर है वो कैसे भड़काएंगे। उस डर की तो सारी राजनीति है। ये डरा के तो जिन्ना पाकिस्तान बना गया। तो क्या ये भी नहीं बता सकते हम? अभी 3 साल पहले मुसलमानों को बताया जा रहा था कि तुम्हारी नागरिकता जा रही है। इस चक्कर में दिल्ली में दंगे हो गए, 50 लोग मर गए। आज तक एक आदमी की नागरिकता नहीं गई, 50 लोग मर गए। और उसके बाद अब कोर्ट जो है एक को पकड़ के सजा दे रहा है। तो वीडियो की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है कि भाई जो सरकार है वो नाजी सरकार है, और जो मुसलमान है वो जो है यहूदियों की तरह है, जैसे नाजी क्या कहते हैं जर्मनी में यहूदियों की हालत। इसके बाद आते हैं दूसरे उस पर, जो दूसरा प्रोपेगेंडा में बताया जाता है वो तो और भी शानदार है। इसके बाद आता है हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ के बारे में धूर राठी जी हमें ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं हमें कि हाफ ट्रुथ जो है कैसे फैलाया जा रहा है इस पूरे मामले में। और उसके लिए वो तीन वीडियो या 3 जो है तर्क उठाते हैं, जिसमें पहला तर्क है केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी का। ओमन चांडी का एक न्यूज़ का लिंक हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि साल 2012 में ओमन चांडी ने कहा था कि 2600 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने ISIS का नाम नहीं लिया, इसलिए हाफ ट्रुथ है। अब कोई इनसे पूछे कि भाई 2012 में तो ISIS आया ही नहीं था। ISIS तो 13-14 के बाद दुनिया में फैलना शुरू हुआ, तो 2012 में कैसे भविष्यवाणी करते हैं? और अगर कन्वर्जन जो है उसके पीछे फोर्स शब्द ना लगाया जाए तो क्या वो फोर्स कन्वर्जन नहीं माना जाएगा? इस लॉजिक से जाएंगे तो उस पिक्चर में भी कहीं फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि पिक्चर में कहीं नहीं दिखाया कि हीरोइन को पीट के कन्वर्ट कराया जा रहा है। इस लॉजिक से तो पाकिस्तान में जो 12-12, 13-13 साल की लड़कियां उठा ली जाती हैं और कन्वर्ट कराई जाती हैं, जिसका अगले दिन वो वीडियो में कह देती है नहीं मैं तो अपनी मर्जी से बनी हूँ, तो वही फोर्स कन्वर्जन में नहीं आना चाहिए। और ये जो दादाजी सिंध में बैठ के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमारी रक्षा कीजिए, हमारी 12-11 साल की बच्चियाँ उठा के ले जा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं, ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। फोर्स कन्वर्जन थोड़ी है ये। तो क्योंकि ओमन चांडी साहब ने जो कन्वर्जन की बात में ये बंदूक के दम पे कन्वर्जन वाला बात नहीं की, इसलिए ये हाफ ट्रुथ है। इनके हिसाब से असली सच हुआ है जो औरंगजेब के समय में होता था, क्या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें आरी लगा के चीर दूंगा। वो बस फोर्स कन्वर्जन है, उसके अलावा कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है। और जो दूसरा तर्क इन्होंने दिया वो तो और कदम आ गया। उसमें क्या कहते हैं, VS अच्युतानंदन केरल के एक और CM हुए, उनसे रिलेटेड एक हमें न्यूज़ पोर्टल का लिंक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि VS अच्युतानंदन ने PFI को ऐसा कहा था
मतलब जैसे पीएफआई जो है वो जैन धर्म में कन्वर्ट करा रही थी, पीएफआई अलग है और इस्लामिक कट्टरपन जो है वो एक अलग चीज़ है। और क्या कहा था पीएफआई ने, उन्होंने कहा था कि हाँ ये बात तो ठीक है कि कन्वर्ट करा रही है, पैसे दे रही है, शादी करा रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने आईएसआईएस का नाम नहीं लिया था इसलिए ये भी हाफ ट्रूथ है। जो न्यूज़ लिंक ध्रुव राठी खुद शेयर करते हैं उसी को एक बार आप ऊपर से नीचे तक पढ़ें। सबसे ऊपर की लाइन में लिखा है कि तालिबान स्टाइल में कॉलेज लेक्चरर पर अटैक किया गया। उसका लिखा है हैड प्लान टू इस्लामाइज केरला इन 20 ईयर यूजिंग मनी एंड मैरिज। तो भैया इसमें क्या रह गया। इसके बाद नीचे पढ़े, उसमें लिखा है कि बाय इन्फ्लुएंसिंग यूथ ऑफ अदर रिलीजन एंड कन्वर्टिंग देम बाय गिविंग मनी मैरिंग देम टू मुस्लिम वुमेन प्रोड्यूसिंग किड्स ऑफ द कम्युनिटी। बच्चे बढ़ाकर, पैसे देकर, शादी कराकर अपनी आबादी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वॉज ट्राइंग टू मल्टीप्लाई मुस्लिम नंबर्स इन द स्टेट। ऊपर लिखा है 20 साल में कन्वर्ट करा, इस्लामिक स्टेट बना लेंगे ऐसे तो, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएसआईएस बोला ही नहीं गया। अब आईएसआईएस कैसे बोला जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये 2010 की है और आईएसआईएस तो आए 13-14 में। तो वीएस अच्युतानंद भविष्यद्रष्टा तो थे नहीं कि 2010 में देख के बता देते कि आईएसआईएस क्या है। तो ये हाफ ट्रूथ है, इसमें सारी बातें कही जा रही हैं। नीचे तो लिंक के नीचे में देखेंगे अगस्त 2009 में केरल हाई कोर्ट ने स्टेट पुलिस से कहा है कि लव एंड मनी दे के जो कन्वर्जन कर रहा है इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करो। 2009 में ये सब फर्जी है, सब फर्जी है, ये सब प्रोपेगेंडा है। और तब तो नाजी हिटलर यानी आज की जो सरकार है इन्हें आए भी नहीं थे, 6 साल पहले की खबर है। और आप इस देश की हालत देखिए कि केरल के सीएम 2010 में कह रहे हैं कि भाई ये 20 साल में समाइज कर देंगे, ये पैसे दे के कन्वर्ट करा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने नंबर, दुनिया भर की बातें इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद भी पीएफआई को बैन करने में कितने 13 साल लग गए, 12 साल। पीएफआई पिछले साल जाके बैन हुआ है। कौन भांग पी के सोया पड़ा था कि भाई जब तुम्हारा सीएम ये कह रहा है उसके बाद 12 साल लग गए। और इस देश की हालत ये है कि पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने कर्नाटक में कांग्रेस को सपोर्ट किया कि हम चुनाव में आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब जो संगठन प्रतिबंधित है जिसको लेकर साल 2010 में वीएस अच्युतानंद ये सब बातें बोल रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल विंग से कांग्रेस सपोर्ट ले रही है कर्नाटक में। और उसके बाद जो तीसरा ज्ञान दिया जाता है हमें, वो दिया जाता है कि ये 32,000 की संख्या फर्जी है। 32,000 नहीं थी, 3 लड़कियां गई थी, 3 में भी 1 कन्वर्ट हुई थी। अब वो एक है कि 32,000 है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे नंबर्स देके हमें समझाया जाता है कि भाई साहब भारत से इसलिए आईएसआईएस ज्वाइन करने नहीं गए लोग बाग, क्योंकि यहाँ पे 2 कारण हैं। एक कि भारतीय एजेंसी ने बड़ा अच्छा काम किया, दूसरा कि भारत में जो है सॉफ्ट इस्लाम जो है वो फॉलो किया जाता है। तो जो भारत की एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया, एजेंसी किसके अधीन आती हैं? ये नाजी हिटलर तो मोदी जी तो चला रहे हैं देश। तो ये जितनी भी एजेंसियों ने अच्छा काम किया है ये किसकी सरकार में किया? वरना हमने तो वो टाइम नहीं देखा है जब देश के हर साल हर शहर में 1 दर्जन बम फटते थे। और अच्छा काम किया कैसे है कि ऑपरेशन पिजन चलाया गया। अच्छा, उसमें क्या हुआ, 350 संभावित आईएसआईएस मलयाली यानी केरल के युवाओं को रोका गया। ये खुद ध्रुव राठी बता रहे हैं हमें। भाई ये 350 लोग अगर भारत की जो एजेंसियां इन्हें ना रोकती तो ये चले जाते आईएसआईएस ज्वाइन करने। और ये मलयाली लड़के जो जाने को तैयार थे, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है केरल में, बड़ी तारीफ के लायक काम है। 350 ज्वाइन करने को तैयार है। और ये क्या होता है कि केरल जा रहे हैं, वो केरल से लड़के जा रहे हैं, ये किसी और रिलीजन में क्यों नहीं है? कभी आपने किसी और धर्म में देखा कि आजकल मेरा लड़का जो है रामचरितमानस बहुत पढ़ रहा है, मुझे लगता है कहीं ये रेडिकलाइज होकर टेररिस्ट ना बन जाए? ये कोई कहता है? कोई जैनी मिला आपको जो कहे कि मेरा लड़का जो है बड़े उपवास और व्रत रख रहा है, मुझे लग रहा है रेडिकलाइज ना हो जाए? ये सारा रेडिकलाइजेशन जो है वो एक ही धर्म में क्यों है? क्यों सारे एक ही पक्ष की नदी बहती रहती है यहाँ पे? और ये 350 लड़के के ना रोके जाते तो ये तो पहुंच जाते हैं वहाँ पे बंदूक उठा के टेररिज्म करने। और फिर दूसरा जो ज्ञान दिया जा रहा है कि भारत में उदारवादी मुसलमान चल रहा है। और कैसे चल रहा है? उदारवादी इस्लाम चल रहा है। तो कैसे चल रहा है कि फतवा डिक्लेयर किया गया था 2009 में और कहा गया था कि भारत जो है दारुल अमन है। अब ये जो लिंक लगाया गया है ये आप गूगल पे जाके इस पूरे लिंक को पढ़िए, इस पूरी खबर को पढ़िए। इसमें वीएचपी ने चैलेंज किया था दारुल उलूम देवबंद को कि आप भारत को दारुल अमन घोषित कीजिए, तब ये टेररिस्ट अटैक रुकेंगे। इसके बाद दारुल उलूम ने जो है ये फतवा इशू किया था। और ये दारुल अमन, दारुल हरब, ये क्या चीज़ है? किसी और रिलीजन में तो है नहीं। और कोई धर्म नहीं कहता कि जिहाद करना है, लड़ाई करनी है, ये धर्म की जगह है, ये शांति की जगह है।
ये ये सेना है कि रिलीजन है? ऐसे तो सीज फायर सेनाएं करती हैं कि भाई नहीं अब हमने सफ़ेद झंडा उठा दिया, अब हम यहाँ युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद भारत का जो उदारवादी इस्लाम है वो भी बड़ा विचार करने लायक चीज़ है। दो नाम मैं आपको बताता हूँ, सैयद अहमद बरेलवी और शाह वलीउल्लाह दहलवी। इन दोनों को जाके गूगल पे पढ़िए। जो आज का पूरा ग्लोबल टेररिज्म है, इसके मूल में जिस चीज़ को बताया जाता है वो होता है वहाबिज़म। और वहाबी जो है, वहाबी मूवमेंट जो है, ये तो भारत में 18वीं शताब्दी में ही आ गया था। सैयद अहमद बरेलवी, आप उन्हें जाके पढ़िए, वो तो 18वीं शताब्दी में सिखों के खिलाफ जिहाद करने बालाकोट में युद्ध लड़ने गए थे। वो अलग बात है, सिखों ने उनकी गर्दन काट दी थी। तो मतलब जो टेररिज्म जो हम देखते हैं आज अफगानिस्तान में, तालिबान में और ये सारा ISIS में, ये तो लेबोरेटरी है। इसके बड़े बड़े साइंटिस्ट तो यही हुए हैं, यहीं से गए हैं। एक और साइंटिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, उनका नाम है उनका नाम है अयतुल्ला खुमैनी। ये इनके पूर्वज भी भारत से गए थे। और जब ईरान में इस्लामिक क्रांति की गई तो वहाँ की मीडिया ने इनके बारे में लिखा था भारतीय मूल का मुल्ला है। ये BBC का पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर। और इन्होंने जाके वहाँ पे ऐसा उदारवादी भारतीय इस्लाम लागू किया कि पिछले 1 साल में 600 लोगों को फांसी हो चुकी है ईरान में। जो स्कूल जाने वाली लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों, उनके पानियों में जहर मिला के उन्हें मारने की कोशिश की गई 5000 लड़कियों को। एक फुटबॉलर जिसने बुरके के खिलाफ प्रोटेस्ट करी, लड़कियों का समर्थन किया, तो सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। ये उदारवादी इस्लाम गया है यहाँ, खुमैनी साहब लेके गए हैं यहाँ से, उनके दादाजी। उसके बाद एक वीडियो है जो आपको देखना चाहिए, जिसमें भारतीय मौलवी एक पाकिस्तानी पत्रकारों से बात कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ही नहीं मानता, क्योंकि वहाँ चोरी करने पर हाथ नहीं काटा जा रहा। और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आया, किसी आदमी को दिखा दो, उससे पूछो कि इसमें इंडियन कौन है और पाकिस्तानी कौन है, तो हो सकता है मौलवी साहब को पाकिस्तानी बता दें और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उसे इंडियन बता दें। ऐसा उदारवादी इस्लाम चल रहा है भारत में। इतना उदारवादी है कि 30 साल से कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर नहीं जा पा रहे, यहीं पड़े हुए हैं। वही चलते हैं ना, अब सिर्फ हिजाब के पीछे आप पड़ गए हैं और सिर्फ हिजाब के पीछे लेकर, क्या जिना करने पर संसार किया जाता है, क्या चोरी करने पर हाथ काटे जाते हैं, कहाँ इस्लामिक लॉ चलते हैं। वो 1400 साल पहले की बातें आप चाहते हैं कि अब उस पे अमल किया जाए कि लोगों के हाथ काट दिए जाए। ये कैसी बकवास कर रही हैं आप बैठी हुई टीवी पर? मेरी बात सुनिए आप। 1400 साल पहले कुरान तो आज भी है ना। आप किसी के हाथ कैसे काट सकते हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए मोहतरमा, सुन लीजिए एक बात। नहीं मेरी और अंत में, मतलब इस वीडियो का जो एंड है, मतलब जिसमें हमें बताया जाता है कि नहीं केरल में तो सब बढ़िया चल रहा है, केरल में सब बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। अब देखिए, चेरी पिकिंग हो सकती है। मतलब आप एक न्यूज़ उठाएं, उसकी 2 लाइन दिखाएं, 4 लाइन छुपा दें और कहेंगे नहीं ये एजेंडा है। मैं एक न्यूज़ उठाऊं, उसकी 3 लाइन दिखाऊं, 4 छुपा दूं, ये हो सकता है ये भी एक एजेंडा है। लेकिन जब आप लंबे टाइम लेथ में कोई चीज़ देखते हैं ना, 10, 20, 50 साल में, तो आप एजेंडा नहीं चला सकते। सच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। सच जो है वो उभर कर सामने आता ही है। ट्रुथ प्रिवेल इटसेल्फ, ये होगा ही होगा। तो 100 साल की डेमोग्राफी उठा के देख लेते हैं हम केरल की, कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा है नहीं हो रहा और क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। 100 साल की डेमोग्राफी हमारे सामने, अब इसमें आप देख लीजिए। 1901 में जो हिंदू आबादी थी 1901 की केरल में, वो 68.5% थी और आज जो है वो 54.9% है। माफ़ कीजिएगा, आज भी नहीं, 2011 में, 2021 में हो सकता और गिर जाए। तो 68% से 55% हिंदू हो गए, करीब 13-14% आबादी कम हो गई 1901 से लेकर 2011 के बीच में, यानी करीब एक सदी में 14-15% हिंदू कम हो गए। वही मुस्लिम की बात करें तो मुसलमान जो है 1901 में 17.5% थे, जो बढ़ के 26.5% हो गए, यानी वही करीब 8-9% मुसलमान जो है एक सदी में बढ़ गए। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये भी करीब 14% थे, जो बढ़ गए 18.5%, 4.5% क्रिश्चियन बढ़ गए। तो हिंदू तो कम हो रहे हैं, एक सदी में ऑलमोस्ट 13-14% कम हो गए, और मुसलमान और जो है क्रिश्चियन ये 9% और 5-6% की आबादी बढ़ी है इनकी एक सदी में। इसमें भी आप पर डेकेड अगर देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी पिछले 10 डेकेड में 7 डेकेड में सबसे तेज़ी से कम हुई है, निगेटिव ग्रोथ है ये, ठीक है। और मुसलमानों की आबादी पिछले 10 दशकों में करीब पिछले 6 दशक में 2 डिजिट में बढ़ी है, जिसमें एक बार तो 37% तक भी एक जो है 1971 के दशक में बढ़े, 27%, 26%, 30%, 25%। एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 2051 तक क्रिश्चियन से दुगनी आबादी हो जाएगी केरल में मुसलमानों की।
और नीचे अगर आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो 20% आबादी, तिरुवोर जो डायनेस्टी थी वहाँ का अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो 20% आबादी कम हो गई है। तो अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो ये आबादी कम कैसे हो रही है भाई? और कन्वर्ट होने की बात भी नहीं। असल में जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक तरफा ज्ञान है। आप अगर इस्लाम को पढ़ेंगे तो दीन की दावत का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना ये फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। अगर आपका पड़ोसी मुशरिक है, आपने उसे दावत नहीं दी इस्लाम की, और वो मुशरिक जैसा मर जाता है, आखिरत के दिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिक से पूछेंगे आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल की? तो वो कहेगा कि या अल्लाह बारी ताला किसने मुझे दावत नहीं दी। अल्लाह ताला कहेगा वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हक जाने, उसे जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने अपने मुशरिक पड़ोसी को दावत दी इस्लाम की? अगर आप कहेंगे नहीं तो आप भी उसके साथ जाएंगे। दावत देना फर्ज है हर मुसलमान के लिए। तो इनसे ज़्यादा ज्ञानी है, क्या कहते हैं, ध्रुव राठी, ये ज़्यादा इस्लाम को जानते हैं इनसे। और ऐसा नहीं है कि जाके नायक अपनी पर्सनल राय दे रहे हैं। आप गूगल कीजिए और यूट्यूब पे जाके लिखिए दीन की दावत और इस्लाम, आपको दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है केरल में लव जिहाद की, एक बड़ा फेमस अखिला अशोकन का, जो बाद में हदिया बन गई थी, वो होम्योपैथी की स्टूडेंट थी। उसने जो है वो पढ़ती थी, एक दिन गायब हो गई, पता लगा हिजाब पहन के घूम रही है। पीएफआई की जो मुस्लिम विंग है, महिला विंग है, उसके अध्यक्ष के जो उसकी प्रेसिडेंट थी, उसके साथ रूम शेयर कर रही थी। बाद में उसका एक मुस्लिम लड़के से शादी करा दी। और उसके बाद जब उसके घर वाले हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने जो है लड़की की कस्टडी उसके परिवार को दे दी। तो जो पीएफआई है वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को कहा आप अपनी पहले इंटर्नशिप पूरी कीजिए, उसके बाद उसकी शादी को यानी निकाह को रखते हुए उसे उसके हस्बैंड के साथ भेज दिया। आईबी के एक रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि उसके आईएसआई से संबंध थे उसके पति के। तो अगर ये मामला इतना मीडिया में नहीं आया होता तो हो सकता है ये भी इस टाइम अफगानिस्तान की जेल में होती। केस जीती अखिला अशोकन यानी हादिया, तो वो अपने पति के साथ सीधे पीएफआई के ऑफिस गई, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के चाय पी उसने। जो यही पीएफआई जिसके बारे में 2010 में वी एस अच्युतानंद बोल रहे थे, यही पीएफआई जिसकी पॉलिटिकल विंग के साथ सपोर्ट लेके कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव लड़ी है, यही पीएफआई जिसे अब पिछले साल जाके बैन किया है सरकार ने। ये कोई मैटर नहीं करता, डेमोग्राफी मैटर नहीं करती, ये दीन की दावत मैटर नहीं करती, पूरा कन्वर्जन का जो चल रहा है ये मैटर नहीं करता, सब फर्जी है। असली ज्ञान जो है वो ध्रुव राठी जी दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको है ना लेबनान को पढ़ना चाहिए। लेबनान जो है एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश था। 1930 में 60% क्रिश्चियन वहाँ बताए जाते हैं। 1943-44 में आज़ाद हुआ। 1960 में वो मिडल ईस्ट की सबसे बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था, सबसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला, रिफ्यूजियों को पनाह देने वाला प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन मेजोरिटी देश जैसा होता है वैसा था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ से फिलिस्तीनी आते रहे और ये उन्हें जो है अपने देश में पनाह देते रहे। फिर वहाँ के फिलिस्तीनियों ने वहाँ के लोकल मुसलमानों के साथ मिलकर ईसाइयों के खिलाफ जिहाद का नारा दे दिया। इस पे एक मैडम है, उनका पूरा वीडियो आपको सुनना चाहिए। I come from Lebanon. I was born and raised in Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves in our multiculturalism. We had open border policy. We welcomed everyone to come to our country because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Arabic world. Muslims used to send their children to study in our universities because we had built the best universities in the Arabic world. They graduated and worked in our economy because we had built the best economy in the Middle East, even though we did not have any oil. Beirut became Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. In 1965, National Geographic magazine had on its front cover, Lebanon, Eden of the Middle East. Unfortunately, all this began to change as the years went by. See, we got our independence in the early 40s. But by the 60s and 70s, the Christians had become the minority and the Muslims had become the majority in Lebanon. And as the Islamic population grew in the country,
The country became less and less tolerant because they started pushing for more rights that were not compatible with our Judeo-Christian value system that we had created. And that's when the problems started. The problem was contained until the influx of the Palestinians out of Jordan in 1970, when Lebanon brought them in because we already had refugee camps. Actually, at that time, Lebanon was the only country in the Middle East to accept the third wave of Palestinians into Lebanon. The majority of them were Muslims. They put their heads together with the Muslims in Lebanon and declared jihad on the Christians. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि 30 साल में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बना दी। उसके बाद 1975 से लेकर 1990 तक गृहयुद्ध चला है ईसाइयों और मुसलमानों में लेबनान में। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कभी भी गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। दुनिया भर के आर्टिकल पढ़े हैं, ईसाई जो अपने घरों में मुसलमानों को जगह किराए पे नहीं रखते। यहाँ ना बजरंग दल है, ना यहाँ रामनवमी निकलती है, ना संघ है, ना हिटलर वाली नाजी सरकार चल रही है ध्रुवाटी जी के हिसाब से। और लेबनान की 70 साल में ये हालत कर दी, एक गृहयुद्ध वाला देश बना दिया, बर्बाद है बिल्कुल लेबनान आज के दिन। और ये लेबनान की स्टोरी नहीं है तो चलिए 100 साल की स्टोरी, इसे लंबा खींच दीजिए आप 500-1000 साल में। तो आप सिंध में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, पढ़ के देखिए। सिंध में 100% में हिंदू मेजोरिटी थी, आज पूरे गायब हो गए, खत्म है सिंध में हिंदू, सिंध में बचे ही नहीं। 12-12 साल की लड़कियां उठा के कन्वर्ट कराई जा रही है। उसके बाद आज ये स्थिति है कि कश्मीरी हिंदू अपने ही घर से, अपने ही कश्मीर से विस्थापित हुए पड़े, वापस नहीं जा सकते। और इस्लाम जो है वो सॉफ्ट इस्लाम और जो है एग्रेसिव इस्लाम नहीं होता। इस्लाम का है कि आबादी कितनी है, जितनी आबादी होगी उस हिसाब से लागू होगा। बहुत आबादी होगी शर्त लागू हो जाएगी, कम आबादी होगी तो संघर्ष चलेगा, और कम आबादी होगी तो उस हिसाब से करेंगे। तो केरल में भैया वही है, 20-25%, 26% हो गए हैं ये आबादी है। अब जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस्लामिक कानून लाएंगे वो, तो ये चल रहा है। और जहाँ तक बात है देखिए 32,000 की संख्या की, 32,000 की संख्या क्या होती है? आप लव जिहाद पे जाइए, गूगल में सर्च मारिए, दुनिया भर के आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। कल की न्यूज़ है, एक लड़की अपने कथित प्रेमी के घर के बाहर बैठ के जो है कह रही है मुझे कन्वर्ट करा दिया, मेरा परिवार छुड़वा दिया और अब मुझे छोड़ के भाग गया सारे पैसे लेकर। अभी मुझे कहता कि नहीं रखेगा, 4 साल मेरे साथ में रह लिया सब कुछ, अभी मुझे मेरा धर्म बदलवा के मेरा परिवार छुड़वा कर अब कहता कि नहीं रखेगा मुझे। ये एक केस बता रही है, ये लड़की गई है अफगानिस्तान की जेलों में। आप जाइए सर्च कीजिए, प्रज्ञा बंगाल की, वो कन्वर्ट हुई, बांग्लादेश चली गई, वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेड बन गई। ये लव जिहाद नहीं है, ये क्या है? उसके बाद ये जो 32,000 की संख्या भैया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सारे मुसलमान कन्वर्टेड है। ना कन्वर्टेड होते ना टेररिस्ट बनते, तो 32,000 के उससे ज़्यादा ही होंगे। अगर जिन्ना का दादा कन्वर्ट ना हुआ होता तो क्या पाकिस्तान बनता? अगर अजमल कसाब के घर वाले जिस भी पीढ़ी में कन्वर्ट हुए, अगर वो कन्वर्ट ना हुए होते तो क्या 22-23 साल की उम्र में बंदूक लेके यहाँ मरने आता? कोई हिंदू आपको दिखा है जो रेडिकलाइज हो गए, जो है बम लगा के घूम रहा हो, बंदूक लेके घूमता हो? ये बिना सपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशनली और बिना बेस के कैसे होता भाई? और ये देश ऐसा नाजी है, ऐसा नाजी जर्मनी, आपने हिटलर के समय भी देखा होगा कि जिन्हें जूस बता रहे हैं वो तो घूम रहे हैं। और जो नाजी जर्मनी के सपोर्टिव नेता थी, मतलब क्या नाम उनका, दुपुर शर्मा, वो 1 साल से गायब है। ऐसा कौन सा नाजी जर्मनी चल रहा था? अंत में हमें हमें बताया जाती है कि जूस जो है नाजी जर्मनी में पिक्चर बनाई जाती थी, प्रोपोगेंडा फिल्में, और इसीलिए ये फिल्म भी प्रोपोगेंडा। तो ऐसे में मैं आपको 3 पिक्चर इससे रिलेटेड बताता हूँ। पहली पिक्चर देखिए आप, कुर्बान, 2009 में आई थी, करण जौहर ने बनाई थी। सेम सी स्टोरी लाइन है, हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का, उससे शादी करता है, उसे ले जाता, बाद में पता लगता लड़का जो टेररिस्ट है। लेकिन तब नाजी जर्मनी नहीं था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से पिक्चर बनी, चली, सबने देखा, कोई वही नहीं किया। दूसरी पिक्चर मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर क्या स्टोरी है, सुष्मिता बनर्जी, उनकी एक नॉवल पे एक पिक्चर बनी थी, एस्केप फ्रॉम तालिबान, मनीषा कुराला की। वो एक मुस्लिम अफगानी था, उससे उन्हें प्यार हो गया कि बंगाल में, वो उसके साथ चली गई अफगानिस्तान, वहाँ वो उसे छोड़कर आ गया। वो 6 साल अकेले वहाँ रही। वहाँ जब उन्हें पता लगा उनके पति की एक और बीवी है, कुछ चलता रहा। उन्हें मारने के 2 बार तालिबान ने फतवे इशू कर दिए। जिस दिन उन्हें कत्ल किया जाना था, जैसे जैसे वहाँ से भाग के वापस आई, फिर यहाँ अपने पति के साथ गई। 2013 में वापस गई, वहाँ उन्हें तालिबान वालों ने 20 गोलियाँ मार दी।
ये पिक्चर भी देखनी चाहिए आपको। तीसरी पिक्चर जो है चक दे, मीर रंजन रहेगी, उन पे उनकी लाइफ पे पिक्चर बनी, उन पे जो है फिक्सिंग का आरोप लगा। उसके बाद उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो है, महिला हॉकी टीम को जो एशिया कप, कॉमनवेल्थ एशिया कप जिताया, उनके लाइफ पे पिक्चर बनाई। और क्या प्रोपेगेंडा बनाया कि मीर रंजन नेगी को कबीर खान कर दिया, और दिखाया कि पाकिस्तान से हारने पे हिंदू सोसाइटी कितनी एग्रेसिव है कि एक मुस्लिम प्लेयर को उसके घर से निकाल दिया। और रियलिटी ये है कि सही में जिस मुस्लिम खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो तो चुनाव जीत के लोकसभा पहुंच गए। और पिक्चर दिखा कि ओ माय गॉड, कबीर सिंह के साथ कितना गलत काम किया था उसके अड़ोसी पड़ोसी ने। लेकिन ये सारी प्रोपेगेंडा पिक्चर कुछ भी नहीं है। असली प्रोपेगेंडा पिक्चर दुनिया में कोई बनी है ना, तो वो है 1982 में बनी गांधी। क्योंकि ये अकेली ऐसी प्रोपेगेंडा पिक्चर दुनिया में जो शायद ऑस्कर भी जीती होगी। जो लोग केरला फाइल को प्रोपेगेंडा पिक्चर बता रहे हैं मोदी सरकार की, भाई केरला फाइल की प्रोड्यूसर मोदी सरकार तो है नहीं। ऐसे पिक्चर को बनाया विपुल शाह ने, पिक्चर पैसा कमाती तो विपुल शाह कमाते हैं, पिक्चर फ्लॉप होती तो विपुल शाह की पिक्चर फ्लॉप होती, मोदी सरकार से तो कोई मतलब था नहीं। लेकिन गांधी पिक्चर में तो पैसा लगाया है कांग्रेस सरकार ने, पूरे आर्टिकल है इसके, गूगल में जाके पढ़िए आर्टिकल। पिक्चर बनवाई, रिलीज करवाई, बिल्कुल वैसे ही गांधी नेहरू को महिमा मंडित किया जैसे कम्युनिस्ट सरकार में स्टालिन और मार्क्स को किया जाता। ये होती है प्रोपेगेंडा पिक्चर, ये थोड़ी है केरला फाइल। असली प्रोपेगेंडा पिक्चर तो गांधी है। बैन किंसले को गांधी बना दिया, अपना 500 ऑस्कर झपट लिए, सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया है। इस्लाम क्या कहता है इनों के बारे में, इस्लाम की सोच क्या है, या कन्वर्जन क्या है, या ये दारुल हरब, दारुल अमन, रेडिकलाइजेशन, ये क्या है, ये हमें ध्रुव राठी से सीखने की जरूरत नहीं है। आप जाके इस्लामिक स्कॉलरों को सुनिए ना, वो आपको कुकू FM पे ध्रुव राठी जो आपको बताते हैं कि ये जाके किताब पढ़िए। ऐसे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप जाइए, न्यूज़ नेशन का एक शो आता था इस्लाम क्या कहता है, वो जाके यूट्यूब पर उसका एपिसोड देखिए, आपको समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जिस दिन ये हमें ज्ञान दे रहे थे ध्रुव राठी कि केरल में कुछ नहीं है, उस दिन भोपाल के जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग करते 10-11 लड़के गिरफ्तार हुए। उसी दिन लव जिहाद की रोज न्यूज़ आती है डेली, लड़कियां कहती हैं हमारा बेवकूफ़ बनाया, हमें गोमांस खिलाया, ये कर दिया, वो कर दिया। सब फर्जी है। पूरी डेमोग्राफी 100 साल की जो है आप उठा के देख लीजिए, सब फर्जी है। जो लेबनान के साथ हुआ, सिंध के साथ हुआ, कश्मीर के साथ हुआ, सब फर्जी है। असलियत क्या है, जो ये हमें सिखा रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो जितनी न्यूज़ हमें दिखाई जाती है उतनी मत देखिए। खबर के दोनों दृष्टिकोण पर नज़र रखनी चाहिए। ये देश हमारा है और अगले 50 साल 100 साल में हमारी स्थिति क्या होगी, हमें देख के चलना। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश की डेमोग्राफी पे बेस है, मतलब और कोई रीज़न नहीं। और अभी केरल में जो हो रहा है, अभी आप अगले 10 साल 20 साल में, और ये कहते हैं केरल को बदनाम किया है। केरल की बदनामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन EVM हैक कर चुनाव आयोग बिका हुआ है। बालाकोट में भारतीय सेना से सबूत मांगे गए और कहा गया कि पेड़ों पर बम गिराए गए। भारतीय चुने हुए प्रधानमंत्री को जो 2-2 बार चुनकर आए हैं, 30-30 साल बाद मेजोरिटी लेकर आए हैं, उन्हें हिटलर बताना, नाजी बताना, ये सब देश की बदनामी नहीं है। केरल में पॉलिटिकल किलिंग लिख के एक बार गूगल कीजिए, आपको देखिए कैसी कैसी न्यूज़ आती है सामने। एक प्रोफेसर, उसका हाथ काट दिया, एक संघ का स्वयंसेवक उसको तलवारों से वार किया गया। ये सब बदनामी नहीं है केरल की। PFI की रैली में एक बच्चे ने ईसाइयों मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगाए कि तुम जो है धूप बत्ती अगरबत्ती का जुगाड़ रखो, तुम जल्दी पहुंचने वाले हो कब्रिस्तान और शमशान। ये बदनामी नहीं है। बदनामी कौन कर रहा है, फिल्म बना के, किस बिहाफ पे, कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसमें दिखाया गया है कि इस्लामाइजेशन हो रहा है केरल का। वो तो V.S. अच्युतानंद भी कह रहे हैं, 10 साल पहले कह चुके हैं। वो बदनामी नहीं है, ये बदनामी है। अभी इस विषय पर आगे भी हम और वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।